आपको फसलों का महत्व एवं उनका वर्गीकरण बताया था। आज हम आपको फसल चक्र क्रॉप रोटेशन के बारे में बताएंगे। किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित अवधि तक फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोना जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखकर अधिक उत्पादन ले सकें, फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र 1 वर्ष से लेकर 3 या 4 वर्ष तक का हो सकता है। साधारणतया अपनाए जाने वाले फसल चक्रों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 देखिए, पहली श्रेणी देखिए, वे फसल चक्र जिसमें मुख्य फसल से पहले या बाद में खेती को परती छोड़ा जाता है। परती का मतलब फैलो, जिसमें कोई फसल नहीं उगाई जाती, जैसे परती गेहूँ। दूसरा ले लीजिए धान परती, चाहे आप खरीफ की ऋतु में ले लीजिए चाहे रबी में, किसी एक ऋतु में परती छोड़ दिया जाता है। दूसरा देखिए, वे फसल चक्र जिनमें मुख्य फसल से पहले या बाद में हरी खाद उगाकर खेत में जोता जाता है, जैसे हरी खाद गेहूँ या धान हरी खाद। इस प्रकार ये दूसरा। तीसरा सिद्धांत देखिए, वे फसल चक्र जिनमें वातावरण से नाइट्रोजन लेकर भूमि में एकत्रित करने के लिए दलहनी फसलों का समावेश किया जाता है, जैसे मूंग गेहूँ या लोबिया गेहूँ। इस तरह से है। चौथा देखिए, भूमि की उर्वरा शक्ति की परवाह न करते हुए अनाज की फसल के बाद अनाज की फसल लेना, जैसे धान गेहूँ या मक्का गेहूँ। इस प्रकार से ये चौथा है। तो इस प्रकार आपने देखा 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अब आप देखिए फसल चक्र के सिद्धांत। पहले तो आपने क्रॉप रोटेशन देखा, अब इसके बाद ये देखिए कि इसके सिद्धांत क्या हैं। कोई भी सस्य क्रम योजना बनाने के लिए उसमें प्रयोग किए जाने वाले फसल चक्र को चुनने से पूर्व निम्न सिद्धांत या इस प्रकार के सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे नंबर 1, गहरी जड़ों वाली फसलों डीप रूटेड क्रॉप्स के बाद उथली जड़ों वाली फसलें शैलो रूटेड क्रॉप्स लेना। प्रायः ऐसी फसलें जिनकी जड़ें मूसला होती हैं और भूमि में गहराई तक चली जाती हैं और मृदा सब सॉइल से अपनी खुराक खींचती हैं और भूमि की ऊपरी परत में अधिकांश पोषक तत्व ज्यों के त्यों ही रह जाते हैं। यदि गहरी जड़ों वाली फसल ही दोबारा खेत में बोई जाएगी तो वह मिट्टी की एक विशेष परत से पुनः भोजन लेकर उसमें पोषक तत्व की कमी कर देगी तथा फसल भी कमज़ोर होगी। यदि उथली फसल तथा गहरी जड़ों वाली फसलें हेर फेर कर बोई जाएं तो मिट्टी की भिन्न भिन्न परतों में पौधों के भोजन की समस्या समानता बनी रहेगी तथा उसको पुनः उर्वरा शक्ति प्राप्त करने के अवसर मिलता रहेगा, जैसे कपास के बाद मटर या गेहूँ। दूसरा देखिए सिद्धांत, अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों को बोना चाहिए। यदि अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद दोबारा फिर ऐसी ही फसल बो दी जाए तो खाद की आवश्यकता इतनी बढ़ जाएगी कि वह पूर्ति करना कठिन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बहुत सी खाद जो फसल नहीं ले पाएगी भूमि में बेकार नष्ट हो जाएगी। अतः यदि अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद कम खाद चाहने वाली फसल बो दी जाए तो दूसरी फसल को कम खाद देने की आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही साथ पिछली फसल की बची हुई खाद का भी सदुपयोग हो जाएगा, जैसे आलू मूंग या गन्ना गेहूँ। इस प्रकार ये दूसरा सिद्धांत। अब तीसरा देखिए, तीसरा सिद्धांत, अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद
कम पानी चाहने वाली फसलों को बोना चाहिए। ऐसा करने से एक तो सिंचाई के साधनों का प्रयोग समान रूप से हो जाता है और दूसरे भूमि से अधिक पानी बना रहने के कारण वायु संचार तथा जीवाणुओं की क्रियाओं में जो बाधा पड़ती है उससे बच जाते हैं। जैसे धान के बाद चना बोना चाहिए। चौथा देखिए, फलीदार फसलों के बाद बिना फलीदार फसलें बोना चाहिए। फसल चक्र में फलीदार फसल को अवश्य सम्मिलित कर लेना चाहिए, क्योंकि पौधों द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थापन, नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। इस प्रकार फसल के बाद कट जाने के बाद भूमि में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन रह जाती है, जिसका उपयोग दूसरी बिना फलीदार अनाज की फसल बड़ी आसानी से कर सकती हैं। जैसे मूंग तथा लोबिया के बाद गेहूं या चना के बाद ज्वार या मटर के बाद धान बोना। इस प्रकार से यह 4 सिद्धांतों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। कुछ और समझ लीजिए, जैसे फसल चक्र की सभी फसलें एक ही कुल की नहीं होनी चाहिए, एक ही फैमिली की नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से जो कीट पतंगे एक ही कुल विशेष पर आक्रमण करते हैं, उनसे दूसरी फसल को बचाया जा सकता है। इसी प्रकार और एक देखिए, कृषि साधनों का वर्ष भर क्षमता पूर्ण ढंग से उपयोग हो जाता है। इस विषय में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से ये ध्यान रखना पड़ता है। अब जरा फसल चक्र के लाभ देखिए। खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। एडवांटेज ऑफ दी क्रॉप रोटेशन। इसके द्वारा भूमि से पोषक तत्वों तथा नमी का अवशोषण यानी उपयोग संतुलित रूप में हो जाता है, क्योंकि उथली जड़ों वाली फसलों के बाद गहरी जड़ों वाली फसलें उगाई जाती हैं। इस प्रकार उन फसलों के बाद जिन्हें पोषक तत्वों तथा नमी की कम आवश्यकता होती है, ऐसी फसलें उगाई जाती हैं। अतः भूमि का और मृदा सब सॉइल की उर्वरा शक्ति संतुलित रहती है। अगला देखिए, फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश अवश्य करना चाहिए। दलहनी फसलों को अवश्य उगाना चाहिए। मृदा की भौतिक दशा ठीक बनी रहती है और भूमि में जैव पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर की कमी नहीं हो पाती। अगला देखिए, खरपतवार कीटों तथा रोगों के नियंत्रण में सहायता मिलती है। एक ही फसल लगातार उगाने से उस पर कीटों तथा रोगों के पनपने की संभावना बढ़ जाती है और फसलों को फेर फेर कर बोने से ये संभावना कम हो जाती है। बदल करके बोना चाहिए। अगला नंबर देखिए, फसलों को पैदावार बढ़ जाती है। उसके बाद फसल उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। उपलब्ध साधनों, बीज, उर्वरक, पानी तथा श्रम का पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग हो जाता है। किसान को वर्ष भर नियमित आय होती रहती है। फसलों को फसल चक्र के अनुरूप लगाने का एक लाभ यह भी है कि फसल उत्पादन से अनाज व सब्जियों की घरेलू व बाजार की मांग की पूर्ति हो जाती है। अब आप प्रश्न लिख लीजिए, जिसको कि आपका उत्तर लिखना है और उत्तर लिख के हमारे पास भेजना है। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, फसल चक्र क्या है? व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? दूसरा लिखिए या उसी में लिख लीजिए, फसल चक्र के सिद्धांत लिखिए। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप रोटेशन। दूसरा प्रश्न लिखिए, फसल चक्र के लाभ लिखिए। एडवांटेज ऑफ दी क्रॉप रोटेशन। धन्यवाद।